नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। तमिलनाडु में बिहारी प्रवासी मजदूरों को पीटे जाने की फेक न्यूज का मामला गरमाता जा रहा है। इस संबंध में बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से फोन पर चर्चा की और इस मामले को उनके समक्ष उठाया। एम.के. स्टालिन ने नीतीश कुमार को इस पर भरोसा दिया है कि तमिलनाडु की डीएमके सरकार मजदूरों की हर हाल में सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। स्टालिन ने इस मामले को कुछ लोगों की निचले स्तर की राजनीति करार दिया और इसकी भर्त्सना की। उन्होंने अपने बयान में कहा कि प्रवासी मजदूरों को डरने की जरूरत नहीं, अगर कोई खतरा है तो आप पुलिस द्वारा घोषित पुलिस विभाग के हेल्पलाइन नंबरों पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इससे पहले शनिवार की सुबह नीतीश कुमार ने कहा था कि राज्य की एक आधिकारिक 4 सदस्यीय टीम तमिलनाडु जाकर स्थिति की जांच करेगी और पता लगाएगी कि क्या बिहारी प्रवासी श्रमिकों को तमिलनाडु में पीटा गया है या नहीं। कर्नाटक में बीजेपी विधायक मदल विरूपछप्पा के घर से 8 करोड़ रुपए के कैश की बरामदगी होने के बाद कांग्रेस ने विधायक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर राज्य में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के सरकारी आवास को घेर लिया। ये मामला 40 लाख रुपए की घूस से शुरू हुआ था, लेकिन अब 8 करोड़ की बरामदगी तक जा पहुंचा है। कल शुक्रवार तक 6 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे, लेकिन नोटों की गिनती के बाद ये पैसा 8 करोड़ तक जा पहुंचा। इस बीच इस विधायक के बारे में तमाम बातें सामने आ रही हैं। विरूपछप्पा दावणगेरे जिले के चन्नागिरी से विधायक हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि विधायक के घर की तलाशी के बाद लगभग 8 करोड़ रुपए का कैश मिला। नोट गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी। कांग्रेस आज शनिवार को बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन कर रही है। बेंगलुरु में पूर्व सीएम सिद्धारमैया को पुलिस ने सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान हिरासत में भी लिया। तमिलनाडु पुलिस ने शनिवार को एक ट्विटर यूजर मोहम्मद तनवीर, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रशांत पटेल उमराव के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की। मोहम्मद तनवीर ने अपने ट्विटर प्रोफाइल में अपने को पत्रकार बताया। इन दोनों के खिलाफ गलत सूचना फैलाने के मामले में केस दर्ज किया गया है। इन्होंने अपने ट्वीट में दावा किया था कि बिहार के प्रवासी मजदूरों पर तमिलनाडु में जानलेवा हमला किया गया है। तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक सी शैलेंद्र बाबू ने गुरुवार को ही स्पष्ट कर दिया था कि तमिलनाडु राज्य में हिंदी भाषी लोगों पर कोई हमला नहीं हुआ है। तनवीर ने 2 वीडियो ट्वीट कर दावा किया था कि तमिलनाडु में हिंदी भाषी लोगों पर हमले हो रहे हैं। इस मामले में तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक सी शैलेंद्र बाबू ने गुरुवार को स्पष्ट किया था कि तमिलनाडु राज्य में हिंदी भाषी लोगों पर हमले नहीं हुए। तमिलनाडु पुलिस ने प्रशांत उमराव पटेल के खिलाफ आईपीसी की धारा 153, 153A और 505 के तहत गलत सूचना फैलाने का मामला दर्ज किया। प्रशांत उमराव ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया था कि तमिलनाडु में बिहार के 15 लोगों को एक कमरे में फांसी पर लटका दिया, जिसमें से 12 की दुखद मौत हो गई। उसके बाद भी तेजस्वी यादव बेशर्मी से वहां स्टालिन के साथ जन्मदिन की पार्टी करते रहे। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई कोर्ट ने आज फैसला सुरक्षित रख लिया। मामले की अगली सुनवाई अब 10 मार्च को 2 बजे होगी। सीबीआई की विशेष अदालत एम.के. नागपाल की कोर्ट में मनीष सिसोदिया की तरफ से वरिष्ठ वकील दयन कृष्णन और सिद्धार्थ अग्रवाल कोर्ट में पेश हुए। सीबीआई ने सिसोदिया की फिर से 3 दिन की रिमांड मांगी। सीबीआई की तरफ से रिमांड मांगने का आधार उनका जांच में सहयोग न करना बताया गया और कहा गया कि अभी पूछताछ करनी बाकी है। सिसोदिया के वकीलों ने कहा कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये कहना रिमांड देने का ग्राउंड नहीं हो सकता। शराब नीति के मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 2 और दिनों के लिए सीबीआई रिमांड में रहना होगा। वहीं सिसोदिया ने आज अदालत को बताया कि सीबीआई ने हर दिन कई घंटों तक एक जैसा सवाल ही पूछकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है। दरअसल सीबीआई को हिरासत देने के बाद विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने आम आदमी पार्टी नेता से पूछा कि वो कैसे हैं। गिरफ्तारी के बाद पहली बार अदालत को संबोधित करते हुए सिसोदिया ने कहा, हर दिन सुबह 8 बजे से वो एक ही सवाल पूछते रहते हैं। ये एक मानसिक उत्पीड़न है। उनके पास दस्तावेजों में कुछ भी नहीं है, केवल बयान हैं। बता दें, सिसोदिया को उनकी 5 दिन की हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद दिल्ली के राउज एवेन्यू जिला अदालत में पेश किया गया था, जबकि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने राउज एवेन्यू जिला अदालत के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने सरकारी विद्यालयों के प्राथमिक शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजने संबंधी दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही उपराज्यपाल ने ट्रेनिंग के लिए जाने वाले प्राइमरी इंचार्ज की संख्या भी 52 से बढ़ाकर 87 कर दी है। उपराज्यपाल के मुताबिक 29 प्रशासनिक जोन हैं और हर जोन से 3 प्राइमरी इंचार्ज फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए जा सकेंगे। दिल्ली के सरकारी स्कूल के टीचर्स को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेजने का मामला काफी समय से राज्य सरकार और उपराज्यपाल के बीच तनाव का कारण बना हुआ था।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कथित विवादित टिप्पणी करने और भड़काऊ भाषण के जरिए अशांति फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए कांग्रेस नेता कौस्तुभ बागची को अदालत से बेल मिल गई है। अदालत ने कांग्रेस नेता को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया। बता दें, उन्हें शनिवार सुबह बैरकपुर स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया था। ममता बनर्जी और कांग्रेस में हाल में चल रही तकरार का यह ताजा मामला है। बता दें, गिरफ्तारी के बाद तृणमूल कांग्रेस और वाम कांग्रेस में तनाव बढ़ गया और कांग्रेस और वामपंथी नेताओं ने गिरफ्तारी की निंदा की। मेघालय में अगली सरकार बनना इतना आसान नहीं है। नेशनल पीपुल्स पार्टी के कोनराड संगमा को सरकार बनाने के लिए जिन 2 विधायकों ने अपना समर्थन दिया था, शुक्रवार देर शाम को उन्होंने वापस ले लिया। संगमा ने शुक्रवार को 32 विधायकों के हस्ताक्षर वाला समर्थन पत्र गवर्नर को सौंपा था। वहां सरकार बनाने के लिए जरूरी 31 विधायक चाहिए। संगमा ने जो समर्थन पत्र सौंपा उसमें 32 विधायकों के नाम थे। समर्थन पत्र में एनपीपी के 26, बीजेपी के 2, हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 और 2 निर्दलीय विधायकों के हस्ताक्षर थे। कोनराड संगमा ने कहा था कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है। बीजेपी पहले ही अपना समर्थन दे चुकी है, कुछ अन्य लोगों ने भी समर्थन दिया है, लेकिन बाद में शाम को ही एक नया मोड़ आ गया। HSPDP ने एक पत्र जारी किया जिसमें दावा किया गया था कि उसने पार्टी विधायकों को एनपीपी के नेतृत्व वाली सरकार के गठन का समर्थन करने के लिए अधिकृत नहीं किया था। शपथ ग्रहण समारोह 7 मार्च को होने की उम्मीद है। बता दें, इससे पहले शुक्रवार को यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, HSPDP, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट और वॉइस ऑफ पीपल पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों और नेताओं ने संयुक्त मोर्चा बनाने की कोशिश करने के लिए शुक्रवार को शिलोंग में एक बैठक की। उन्होंने एनपीपी को सत्ता में लौटने से रोकने का संकल्प भी लिया। त्रिपुरा चुनाव में लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को लगे झटके के बाद विपक्षी एकता को भी एक झटका लगा है और त्रिपुरा में बीजेपी से सत्ता छीनने की उम्मीदें भी ध्वस्त हुई हैं। त्रिपुरा चुनाव में लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन और वोट ट्रांसफर को लेकर कांग्रेस के जीते 3 विधायकों में से एक सुदीप राय बर्मन ने कहा है कि मेरा मानना है कि वोट ट्रांसफर हुए हैं, कहीं ना कहीं कोई संगठनात्मक विफलता या कमजोरी रही होगी, ये कुछ भी हो सकता है। मैं इस समय कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए बर्मन ने मतगणना को लेकर भी कहा कि मुझे बताया गया है कि मतगणना के दौरान कई जगहों पर एक निर्वाचन क्षेत्र के मतगणना एजेंट दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों के काउंटिंग हॉल में घुस गए, विशेष रूप से विशालगढ़, धर्मनगर विधानसभा सीटों में। ये कैसे हुआ? ये प्रारंभिक रिपोर्टें हैं जो हमें मिली हैं। हम उम्मीदवारों, चुनाव एजेंटों से विस्तार से बात करेंगे और जल्द ही प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी। साल के आखिर में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लोकसभा चुनाव से पहले हिंदी पट्टी के राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हर राजनीतिक दल इन राज्यों में अपनी किस्मत आजमाने के प्रयास कर रहा है। इस कोशिश में आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं रहना चाहती। उसने भी साल के आखिर में होने जा रहे मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। चुनाव की तैयारियों को शुरू करने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 14 मार्च को भोपाल में एक रैली का आयोजन करेंगे। इस रैली के बाद से पार्टी औपचारिक रूप से अपना चुनावी अभियान शुरू करेगी। पार्टी के संगठन महासचिव संदीप पाठक ने बताया कि पार्टी मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पाठक ने कहा कि पार्टी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में दिल्ली सरकार के मॉडल को सामने रखकर चुनाव मैदान में उतरेगी। देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां लोगों में सब्र और सहिष्णुता कम है। सोशल मीडिया के दौर में अगर कोई आपकी सोच से सहमत नहीं है तो वो आपको ट्रोल करना शुरू कर देता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने इंटरनेट पर फैल रही झूठी खबरों पर भी चिंता जताई। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि गलत खबरों के दौर में सच इसका शिकार बनता जा रहा है। अमेरिकन बार एसोसिएशन की एक कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस ने कहा कि सहिष्णुता की कमी आधुनिक दौर का सबसे बड़ा चैलेंज बन गई है। उन्होंने कहा कि आज हर छोटी चीज के लिए आपको यह डर रहता है कि सोशल मीडिया पर लोग आपको ट्रोल करेंगे, और यकीन मानिए जज होकर हम इस ट्रोलिंग से बच नहीं पाते हैं। चंद्रचूड़ ने कहा कि लोग जजों को भी ट्रोलिंग करने से नहीं चूकते। उन्होंने कहा कि हम जो छोटी छोटी सी चीजें करते हैं, मेरा विश्वास कीजिए, अगर कोई हमारे विचार से सहमत नहीं है तो उससे हमें ट्रोलिंग का खतरा रहता है। जज भी ट्रोलिंग का शिकार होते हैं। रेटिंग एजेंसी मूडीज की यूनिट ICRA ने गौतम अडानी ग्रुप के पोर्ट्स और एनर्जी बिजनेस की रेटिंग को नेगेटिव कर दिया। अडानी ग्रुप की ये कंपनियां हैं अडानी पोर्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड और अडानी टोटल गैस लिमिटेड। बता दें, हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद से अडानी ग्रुप के शेयरों में लगातार गिरावट आ रही है और उनको लगातार आर्थिक नुकसान हो रहा है। इस बीच शेयर की गिरती कीमतों और अडानी ग्रुप के जुटाए अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड्स में हुई वृद्धि के कारण रेटिंग नेगेटिव हुई।
बता दें, इससे पहले फरवरी में भी मूडीज की ओर से अडानी ग्रुप की कंपनियों की रेटिंग में कमी की गई थी। यूपी से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लगेगा। यूपी सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य सरकार के एक आला अफसर ने आज मीडिया को बताया कि आमतौर पर एक इलेक्ट्रिक वाहन पर 8 से 10% तक का रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है, जो अब नहीं लगेगा। जैसे अगर कोई 10 लाख रुपए कीमत का इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है तो उसे अब तक 1 लाख रुपए देने होते थे, लेकिन अब ये पूरी रजिस्ट्रेशन फीस माफ हो चुकी है। बता दें, यूपी ने अपनी ईवी पॉलिसी अक्टूबर 2022 में घोषित की थी, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस समेत तमाम तरह की छूट देने का प्रस्ताव किया गया था। लेकिन राज्य सरकार ने करीब 5 महीने बाद उस नीति के आधार पर फैसला लेते हुए ये घोषणा की है। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव हैं और उससे पहले बीजेपी में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। वसुंधरा राजे सिंधिया की इच्छाएं पार्टी की इच्छाओं के विपरीत हैं। वसुंधरा राजे आज शनिवार को जहां अपना जन्मदिन मना रही हैं, वहां पार्टी सत्ता फिर से पाने के लिए राजस्थान में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कद्दावर नेता के साथ नहीं खड़े होने से सरकार विरोधी आंदोलन जोर नहीं पकड़ पा रहा है। एनडीटीवी के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शनिवार को चूरू जिले के सालासर मंदिर में बड़े धूमधाम से अपना जन्मदिन मना रहे हैं। वहीं बीजेपी की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर धरना देने का कार्यक्रम शुरू किया। पार्टी ने सभी विधायकों से धरने को सफल बनाने को कहा। कई बीजेपी नेताओं के लिए ये अब दुविधा है कि क्या उन्हें पार्टी के कार्यक्रम में जाना चाहिए या फिर वसुंधरा राजे के जन्मदिन की पार्टी का आनंद लेना चाहिए। भीड़ वसुंधरा के पास है, पार्टी के पास सिर्फ संगठन और कार्यकर्ता हैं। घटनाओं का यह टकराव राज्य बीजेपी के अंदर दरारों को और गहरा कर रहा है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले वसुंधरा राजे की जन्मदिन पार्टी को सत्ता संघर्ष से जोड़कर देखा जा रहा है। भारतीय महिला क्रिकेट में आज यानी 4 मार्च से एक नई शुरुआत हो रही है। शनिवार को गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबले से 21 मैचों का यह टूर्नामेंट शुरू होगा। मुंबई की अगुवाई भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर करेंगी, तो वहीं गुजरात की कमान विकेट कीपर बेथ मूनी संभालेंगी। इस टूर्नामेंट में कुल 21 मैच होंगे और ये मुकाबले 5 टीमों के बीच होंगे। इन टीमों में कुल 87 खिलाड़ी हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।